हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सेशन करते हैं आज का स्टार्ट। आज जो मैं क्वेश्चन लिया हूं, आपके क्वेश्चन जो है आपके फिजिक्स क्वेश्चन लिया गया है। फिजिक्स का लूसेंट से क्वेश्चन लिया है। लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊँगा। ये आपका जितने भी 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिससे आपके जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से सारे आपसे कंप्लीट होगा और बनने भी लगा। कोई भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के यहाँ पे क्वेश्चन के एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। अगर इससे पहले आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका जो तत्व है, कौन सा जो तत्व सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है? तांबा, लोहा, चांदी या एल्यूमिनियम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा भी हो सकता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम आपकी लोहे की तुलना में बेहतर चालक होता है, जिसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। आपका लोहे के लोहा भी विद्युत का चालक होता है, लेकिन आपका एल्यूमिनियम लोहे की तुलना में बेहतर चालकी होती है, इसलिए एल्यूमिनियम सभी दी गई जो सामग्री में विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसको कहा जाता है। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आए तो आपको एल्यूमिनियम लेना है, ना कि आपको लोहा लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, या प्रकाश की तीव्रता का, या प्रकाश का वेग का? तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स में। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, मतलब खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना मान होता है? एक प्रकाश वर्ष में आपका 9.461 ये आपका होता है। याद रखिए, एक प्रकाश वर्ष में 9.461 के बराबर होता है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब, या प्रेशर दाब के लिए, आर्द्रता, या उच्च ताप, या घनत्व? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तापमान, मतलब उच्च ताप। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो पायरोमीटर होता है आपके किसके लिए उपयोग किया जाता है? तापमान के मापन के लिए इसको एक उपकरण है। तो उच्च ताप के लिए इसको उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर को मापने के लिए, ताप मापने के लिए ऐसा उपकरण है। तो तापमान को निर्धारित करने के लिए इसका तापमान मापा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब, ये आपका जो है इसको किसके मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका बैरोमीटर नाम सुने होंगे, बैरोमीटर, इसको याद रखिएगा। तो आपके वायुमंडलीय दाब को वायु दाब, इसको वायु दाब मापी यंत्र कहा जाता है। तो बैरोमीटर से इसका नापा जाता है, इसको याद रखिएगा। और ये आपका घनत्व, घनत्व यहाँ पे दिया गया है, चौथा ऑप्शन। तो घनत्व ये आपके तरल पदार्थ के यहाँ पे घनत्व मापने के लिए इसका उपकरण उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर कहते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर। तो इसको याद रख, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो कोई जो पदार्थ है उसके तरल या घनत्व मापने के लिए उपकरण होता है, तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर कहा जाता है। और आपका आर्द्रता को किससे नापा जाता है? कौन से यंत्र है जिससे आर्द्रता को नापा जाता है? तो आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र होता है इसको आर्द्रता मापी कहा जाता है। तो जो एक तरह से देखें तो हवा में जो अपेक्षित आर्द्रता को आर्द्रता मापी कहा जाता है, इसको हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर से इसको नापा जाता है आर्द्रता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को रिवाइज भी करते चलिए, क्योंकि आप 100 बार 2 बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बढ़ने लगेगा। सारे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिवता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है नाभिकीय विखंडन में इसमें दो हल्के नाभिक जो होते हैं, इसमें परस्पर जो है आपके संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन या आपका न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इसको याद रखिएगा। आपका नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो नाभिकीय जो संलयन होता है इसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन
कहा जाता है। और आपका रेडियो एक्टिविता क्या होता है, इसको रेडियोधर्मिता भी इसको कहा जाता है। इसका परिभाषा कैसे समझेंगे इसको, तो जो ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऊर्जा निकालते हैं किसी को रेडियोधर्मी कहलाता है। जैसे आपका अल्फा बीटा कण गामा किरणें ये आपके इलेक्ट्रॉनों के रूप में पाई जाती है, तो इसको याद रखिए। जैसे आपका यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, रेडियम ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो ये आपके किसके कारण होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण या प्रकाश के बिखराव के कारण। इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो प्रकाश का अपवर्तन। याद रखें तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है आपके एक तालाब में तल पर एक पत्थर उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ ऐसा प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मतलब कहने का मतलब है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाता है तो वह अपनी दिशा बदल लेता है और प्रकाश की इसी घटना को अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण बनता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती धारा क्या है? इसको AC कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और दिष्ट धारा इसको DC कहते हैं। तो आपका प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा बदलने की किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रवर्तित जो करने वाली युक्ति को इसमें क्या कहा जाता है? ये आपका डायनेमो, ट्रांसफार्मर, मोटर या रेक्टिफायर, ये आपका कहलाता है रेक्टिफायर। इसको याद रखिएगा। प्रतिवर्ती धारा AC और आपका दिष्ट धारा जो DC में परिवर्तित होने वाली युक्ति को हम रेक्टिफायर कहते हैं, एक वैद्युत युक्ति होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक फेंका जा सके? मतलब कौन से डिग्री में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद को कौन सी दिशा में मारना चाहिए जब मतलब बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक आपका फेंका जाए गेंद? तो 36 से 60 डिग्री के कोण के हिसाब से, या छत्तीसगढ़ 45 के डिग्री कोण के हिसाब से, या 36 से 15 डिग्री का कोण के हिसाब से, या 36 से 30 डिग्री का कोण के हिसाब से। इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो 36 से आपका 45 डिग्री कोण के हिसाब से अगर क्रिकेट के गेंद को हम इस हिसाब से मारते हैं, कोण 45 डिग्री कोण के हिसाब से मारते हैं, तो वहाँ अधिकतम दूरी आपका 45 डिग्री तक के इस पे मारेंगे तो गेंद जो है आपके मतलब ज़्यादा दूर तक फेंका जाएगा। कहने का मतलब है 45 डिग्री पर आपका सबसे महत्तम मानी जाती है। इसलिए जो भाला फेंक, गोला फेंक वगैरह वो रहते हैं खिलाड़ी, इन लोग यहाँ पे मतलब दूरी प्राप्त करने के लिए इन्हों 45 डिग्री पे कोण पर इन लोग फेंकते हैं। इसको आई थिंक समझ चुके होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है, या आपका प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना आपका ये आपके प्रकाश का परावर्तन के माध्यम से होता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय जो आर्द्रता की माप की जाती है? मैं पढ़ा चुका, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर या ओडोमीटर। तो ये आपका हाइग्रोमीटर कहलाती है, तो इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके ये आपके उपकरण है, यंत्र है, इसके द्वारा वायुमंडल की जो आर्द्रता की इसमें माप की जाती है। तो मतलब वायुमंडल में कितना आर्द्रता है, ये आपका हाइग्रोमीटर या इसको आर्द्रता मापी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका हाइड्रोमीटर भी देना है, तो आपका हाइग्रोमीटर ये तो आपका हो गया आर्द्रता। हाइड्रोमीटर सेम टू सेम लिखा है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपके जो द्रव के घनत्व तो इसमें नापा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें द्रव और इसमें आर्द्रता, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपसे क्वेश्चन बनने लगे। तो ये भी एक यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये मैनोमीटर भी बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा चुका है। तो मैनोमीटर क्या होता है? ये मतलब कौन सा यंत्र है जिससे मतलब किसको नापा जाता है? तो आपके दाब को नापा जाता है, याद रखिएगा। तो मैनोमीटर एक ये भी एक उपकरण है जिसमें दाब के मापन के लिए इसको उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और आपका ओडोमीटर, इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ बायोलॉजी में। तो ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? मतलब जैसे कोई वाहन है जैसे कार वगैरह, यहाँ में चली गई दूरी मापने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक अगर यांत्रिक दोनों सम्मिलित प्रणाली हो सकती है। मतलब कोई भी जैसे कार वगैरह है तो मतलब कितना किलोमीटर चला है आपका जो कार है, तो इसी मतलब नापने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहा जाता है। तो इसको दूरी मापने के लिए एक यंत्र समझ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम कौन से सिद्धांत पे आपका काम करता है या कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो एक्टिवता या उपरोक्त सभी। इसको मैं आई थिंक पढ़ा चुका हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन बम जो आपके किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आपके नाभिकीय संलयन पे, मतलब इसके सिद्धांत पे, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे मतलब सिद्धांत के ऊपर काम करती है। ये आपका जो नाभिकीय विखंडन ये आपके कैसे काम करती है? तो ये आपके मतलब परमाणु बम के हिसाब से आपके इसके सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था हमला, तो इसके द्वारा ये आपके नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के मतलब सिद्धांत पे काम करता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो आपके चार्ल्स न्यूटन ने, या आपके चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन, या आपका ऑप्शन है जॉन एडम्स ने। इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स आपका न्यूटन करेक्ट आंसर। तो न्यूटन ने इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, इस वैज्ञानिक ने। इसको याद रखते हो, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार मतलब चार्ल्स न्यूटन ने मतलब इन्होंने दिया था। ये आपका आइजैक न्यूटन है। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइजैक न्यूटन के द्वारा मतलब इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में इन्होंने पहली बार इन्होंने इसकी देन है। तो गुरुत्वाकर्षण जो उनके बारे में अध्ययन किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसको याद रखिए। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जो प्रतिपादन इनके द्वारा दिए थे। और न्यूटन का सिद्धांत अगर पूछे, न्यूटन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका आइजैक न्यूटन ने दिया था। और इसके बाद जो आपके सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो इसको भी याद रखिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन से भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसके द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था। इसको याद रखिए। आपका 1643 ये जो वैज्ञानिक थे आपके आइजैक न्यूटन, उन्हें 1643 में इन्होंने आपके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की इसने मतलब इस सिद्धांत को दिया था। आपके कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटेन के जाने माने वैज्ञानिक थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका चार्ल्स जो बेबेज, ये क्वेश्चन पूछा गया चार्ल्स बेबेज कौन थे? एक मतलब ये भी आपके अंग्रेजी और गणितज्ञ और आविष्कारक थे। इन्होंने मतलब कंप्यूटर की कल्पना का श्रेय इनके द्वारा दिया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए जो प्रयुक्त चश्मे किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायफोकल लेंस या समतल लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस। तो इसको याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष से जो मतलब कहने का मतलब है, जो निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए इस अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, याद रखिएगा। मायोपिया रोग कहा जाता है। तो इसका उपयोग उत्तल लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो द्रव के घनत्व के कारण होता है, या पृष्ठ तनाव के कारण, या वायुमंडलीय दाब के कारण, या गुरुत्व के कारण। इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो आपके पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती है, फिर वर्षा की बूंदें यहाँ पे गोलाकार हो जाती है। कहने का मतलब है यहाँ पे पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें यहाँ पे गोल हो जाती है। कहने का मतलब यही है। तो मतलब जो बारिश का पानी नहीं, बल्कि यहाँ पे ऊंचाई से जितने भी वस्तु कोई गिरती है तो वहाँ पे द्रव जैसे पृथ्वी के नज़दीक आता जाता है तो बूंदों में बदल जाता है, और बूंदों का आकार पृष्ठ तनाव के कारण हमेशा आपका गोल हो जाता है। इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने, टिनबर्ग ने, एडिसन ने, या ग्राहम बेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। अगर वैज्ञानिक के पूछे तो हैंस लिपर से, याद रखिएगा, हैंस लिपर से। तो हैंस लिपर से इन्होंने मतलब दूरबीन का आविष्कार इन्होंने 1609 में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है। तो 1609 में एक इन्होंने यहाँ पे गैलीलियो के द्वारा इस दूरबीन का आविष्कार इन्होंने किया था, मतलब दूरबीन का निर्माण भी किया था। जिसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है, ग्राहम बेल कौन थे? ये आपके मतलब किसका इन्होंने मतलब खोज की थी? तो इन्होंने टेलीफोन के आविष्कारक हैं आपके ग्राहम बेल। तो इसको याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उन्होंने मतलब आविष्कार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट ही पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन,
या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या आपका प्रकाश का विवर्तन। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो हमें जो वास्तविक जो सूर्योदय से कुछ मिनट ही सूर्य दिखाई देता है, जिसका मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जिसको याद रखिए, तो वायुमंडल के माध्यम से याद रखिए प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो हमारा जो सूर्य है मतलब सूर्य वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले और वास्तविक सूर्योदय के थोड़े बाद दिखाई देता है। तो आपके कहने का मतलब है पृथ्वी के निकट वायु की परतें इससे ऊपर उन परतों की तुलना में सघन माध्यम में होती है। इसी माध्यम से हमें जो वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई देता है और आपके सूर्यास्त के थोड़े बाद ही दिखाई देता है। इसको याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और आपको समझ नहीं आता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसको आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप 1 से 2 बार अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको डेफिनेटली सब कुछ समझने लगेगा। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम का अगर क्वेश्चन उठा के देखते हैं, लगाते चलते हैं, तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए बस इतना है। आपका कितने स्कोर बढ़ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।